नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अडानी समूह के साथ साझेदारी में 15 अरब डॉलर यानी लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश 2026 से 2030 तक किया जाएगा और इसका मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर होगा। गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा कि यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब होगा, जो भारत को वैश्विक एआई नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाएगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि हब में गीगावाट स्तर की कंप्यूट क्षमता और बड़े ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने इसे भारत के डिजिटल भविष्य के लिए ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताया। हालांकि इस बीच गौतम अडानी और अन्य पर अमेरिका में रिश्वतखोरी का मुकदमा चल रहा है, लेकिन गूगल ने अडानी के साथ करार किया। यह निवेश भारत में लाखों नौकरियां पैदा करेगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत इसे अप्रसन्नता का कारण भी माना जा सकता है। महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप ने दिवाली पर हिंदू दुकानों से ही खरीदारी करने वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्यारे खान ने कहा कि जगताप एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें ऐसे भेदभावपूर्ण शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उन्होंने बताया कि इस तरह के बयान देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकते हैं और इससे बचना चाहिए। संग्राम जगताप ने रैली में कहा था कि दिवाली के अवसर पर खरीदारी करते समय केवल हिंदुओं को ही फायदा होना चाहिए। इस बयान के बाद समाज में दरार डालने के आरोप लगे। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी पब्लिकली इस बयान पर नाराजगी जताई। पार्टी के विधायक इंद्रीस नायकवाड़ी ने चेतावनी दी कि अगर जगताप अपनी विचारधारा पर कायम रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और यदि नहीं देंगे तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके बावजूद जगताप ने अपना रुख नहीं बदला। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट कट गए हैं। इस लिस्ट में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर का नाम शामिल नहीं है। नंदकिशोर फिलहाल पटना साहिब से विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है। नंदकिशोर पटना साहिब से 7 बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें क्षेत्र के लोगों का विशेष समर्थन मिला है। टिकट कटने के बाद उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वे पार्टी के निर्णय के साथ हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने नई पीढ़ी का स्वागत करते हुए पटना साहिब के लोगों का आभार जताया और कहा कि उन्हें जनता का दिया गया प्यार और स्नेह हमेशा याद रहेगा। गायिका मैथिली ठाकुर गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्होंने पटना में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैथिली ने कहा कि उनका चुनाव लड़ना प्राथमिक लक्ष्य नहीं है और वह पार्टी के निर्देशानुसार ही काम करेंगी। उन्होंने बिहार में एनडीए के विकास कार्यों की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी को अपना पसंदीदा नेता बताया। मैथिली ने मधुबनी और दरभंगा में अपनी जड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों जगहों के लोग उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन चुनावी सीट का निर्णय पार्टी करेगी। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही उन्होंने राजनीति में आने और विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की इच्छा जताई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव बढ़ गया है। दोनों पार्टियां सीटों की संख्या पर अड़ी हुई हैं। दिल्ली में तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक बिना नतीजे के खत्म हो गई। कांग्रेस 61 से 63 सीटों की मांग कर रही है और अपनी पारंपरिक सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं आरजेडी ने कुछ सीटें देने से इनकार कर दिया। इसी बीच पटना में लालू प्रसाद यादव ने कुछ आरजेडी नेताओं को पार्टी सिंबल यानी टिकट बांटे, लेकिन तेजस्वी के लौटते ही ये सिंबल वापस ले लिए गए। कांग्रेस ने इस कदम पर नाराजगी जताई। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को बेहतर सीट शेयरिंग बातचीत करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि खड़गे ने राज्य नेताओं से मंगलवार तक विवाद सुलझाने को कहा है। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती थी, जबकि आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। भाजपा ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 71 सीटों पर नाम घोषित किए गए। निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर और विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के तहत भाजपा और जेडीयू 101 और 101 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा
भाजपा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह पहली बार है जब नीतीश कुमार की जेडीयू भाजपा से अधिक सीटों पर नहीं लड़ रही है। 2020 में भाजपा ने 110 और जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि बिहार फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए तैयार है। बिहार के भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सांसद पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में उनकी राय नहीं ली गई, जबकि वे क्षेत्र के सांसद हैं। मंडल ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, संसद पद से त्यागपत्र देने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा कि सलाह न लिए जाने के कारण सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इससे पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने टिकट न मिलने की नाराजगी जताते हुए नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र में आयोजित गजा शांति सम्मेलन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ की। ट्रंप ने उन्हें मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा और पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी, जो ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बताते रहे हैं, अब इस बयान पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की हक डिप्लोमेसी यानी गले लगाने की कूटनीति नाकाम हो चुकी है और ट्रंप की यह टिप्पणी भारत की कूटनीतिक साख के लिए झटका है। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप ने जून 2025 में व्हाइट हाउस में मुनीर को निजी लंच पर बुलाया था और भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का श्रेय खुद को दिया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ट्रंप की पाकिस्तानी सैन्यवाद को मान्यता देने वाली नीति से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ रहा है। पार्टी ने मोदी सरकार से मांग की है कि वह इस पर स्पष्ट रुख अपनाए और ट्रंप की पाकिस्तान प्रशंसा का कड़ा विरोध करे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। वाई पूरन कुमार ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी। राहुल गांधी का यह दौरा दिवंगत अधिकारी के परिवार को सांत्वना देने के लिए था। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट कर कहा कि वाई पूरन कुमार ने हाल ही में जातिगत उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। ऐसी घटनाएं देश और समाज पर कलंक हैं और इस बात का प्रमाण है कि वंचित वर्ग आज तेजी से उम्मीद खो रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की नफरत भरी और मनुवादी विचारधारा ने समाज में इस हद तक जहर खोल दिया है कि मानवता दम तोड़ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वाई पूरन कुमार जी के परिवार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो रहा। इस कारण परिवार के साथ ही पूरन जी की बेटियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी के साथ कई साल से संस्थागत भेदभाव किया जा रहा था। वाई पूरन कुमार जी का करियर खत्म करने और उन्हें अपमानित करने के लिए कई अफसर काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित भाई बहनों को गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हो, सक्षम हो, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जा सकता है। हमें ये स्वीकार नहीं है। नेता विपक्ष के नाते मेरा देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधा संदेश है कि आपने पूरन कुमार जी की दोनों बेटियों से जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए। इनके पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। आप दोषी अफसरों पर कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर डाले जा रहे दबाव को हटाइए। हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल के एएसआई संदीप कुमार लाठर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। संदीप कुमार उस जांच का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के कर्मचारियों से जबरन वसूली के आरोपों की पड़ताल हो रही थी। पुलिस ने बताया कि लाठौद गांव स्थित उनके फार्म हाउस से एक पिस्तौल और सुसाइड नोट बरामद हुआ। संदीप ने नोट और 6 मिनट का वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने पूरन कुमार पर व्यापक भ्रष्टाचार, फाइलें रोकना, शिकायतकर्ताओं से पैसे वसूलना और महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने दावा किया कि आईपीएस अधिकारी ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जातिगत मुद्दों का सहारा लिया और उनका डर था कि उनके कुकृत्यों का पर्दाफाश होगा। उन्होंने आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की संपत्ति की भी जांच की मांग की। संदीप ने कहा कि वे सत्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने ईमानदारी से खड़ा होकर देश को जागृत किया। इस घटना ने हरियाणा पुलिस और प्रशासन में गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.